हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था और हमने समझा था कि आई में दो टाइप की डिजीज हो सकती है, एक है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। वो डिजीज क्या होती है एंड उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिस्पर्जन। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज डिस्पर्जन। और सबसे पहले ये जानेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है एंड देन इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक डिस्पर्जन। ओके, तो अब डिस्पर्जन होता क्या है। हम जानते हैं कि सन से हमारे पास एक रोशनी आती है। ठीक है, सन से जो हमारे पास रोशनी आती है उसको हम बोलते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट, ठीक है। भले ही वो हमें येलोइश दिखाई देती हो, बट जो रोशनी हमारे पास आ रही होती है उसको हम वाइट लाइट कहते हैं। आप सबने प्रिज्म देखा होगा। जब भी किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो 7 कलर्स में टूट जाता है। तो लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, व्हेन वाइट लाइट breaks into 7 color, then this phenomenon is known as dispersion of light. ओके, तो जब वाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है तो इसी फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं कि हमने विंडो से सन की रेस को आने दिया, ठीक है, वाइट लाइट को आने दिया। हमने एक प्रिज्म रखा तो प्रिज्म ने क्या किया, वाइट लाइट को 7 कलर्स ऑफ लाइट में तोड़ दिया। और आप जो पैटर्न देखोगे वो ये पैटर्न देखोगे जिसे कहते हैं विबग्योर, जहां पर वी स्टैंड करता है वायलेट, आई इंडिको, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। तो हमें ये 7 कलर दिखते हैं जब भी किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो व्हाइट लाइट होती है वो इस 7 कलर्स को अपने अंदर कंटेन करके रखती है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट कैसे मिलके बनती है, जब उसके पास ये 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर की लाइट एक साथ जब चलती है तो हमें जो कलर ऑफ लाइट दिखती है वो होती है व्हाइट लाइट। और प्रिज्म क्या कर देता है, प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ देता है। ये पैटर्न हम हमेशा याद रखेंगे, विब ग्योर। एंड हर एक कलर का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये रेनबो के फिनोमिना में आता है। रेनबो आप देखते हैं, रेनबो भी क्या होता है, सूरज की रोशनी आती है, पानी की बूंदों से टकराती है, पानी की बूंदें सूरज की रोशनी को इस 7 कलर में तोड़ देती है जिसकी वजह से हमें रेनबो के कलर्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हर व्हाइट लाइट में ये 7 कलर होते ही होते हैं उसके अंदर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और प्रिज्म सिर्फ एक तरीका होता है व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देने का, और व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, उसी की डेफिनेशन लिखी है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, वो फिनोमिना जिससे व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है उसी को ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमिना न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, न्यूटन डिस्कवर द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये उसकी डेफिनेशन है। अब समझते हैं हर एक लाइट के बारे में। तो अभी हमने जाना कि जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है
उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है? वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 रंग से मिलकर व्हाइट लाइट बनी होती है। तो ये 7 रंग कैसे डिफरेंट होते हैं? इन 7 के 7 कलर्स के एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ये जो व्हाइट लाइट है वो एक टाइप की वेव होती है और व्हाइट लाइट इन 7 वेव से मिलके बनी हुई होती है। वेव को कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि लाइट ऐसे चल रही होती है। तो ये 2 क्रस्ट कहलाते हैं और इन 2 क्रस्ट के बीच का डिफरेंस वेवलेंथ होता है, ठीक है? 2 क्रस्ट के बीच का डिफरेंस वेवलेंथ होता है और कितनी बार ये क्रस्ट ऐसे चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है? इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये पहला फ्रीक्वेंसी है, फिर ये दूसरी फ्रीक्वेंसी हो गई, ओके? तो कैसे एक क्रस्ट और एक ट्रफ चल रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो 7 के 7 कलर्स है, इन सब की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक? कोई ज़्यादा तेज़ होता है, कोई धीरे होता है। सबकी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है? कि किसकी 2 वेव्स के बीच में कितना डिफरेंस है, सबकी अलग-अलग वेवलेंथ होती है। तो अभी इस वाली टेबल से हम जानेंगे कि देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ओके? तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वायलेट कलर की होती है, ठीक है? इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वहीं इसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है। वेवलेंथ कैसी होती है? मिनिमम। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है एंड वेवलेंथ सबसे कम है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? वेवलेंथ डिटरमाइन करता है कि वो रोशनी कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि वो रोशनी के पास कितनी एनर्जी है। ये एनर्जी को डिटरमाइन करता है और वेवलेंथ डिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। तो जिस कलर के पास जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उस कलर के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी एंड जिस कलर के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, वो कलर उतना ही दूर जाएगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन समझ लीजिए कि आपके पास अलग-अलग लेज़र है और आपने सारी लाइट्स को एक साथ ऑन किया, तो कौन-सी लाइट सबसे दूर तक पहुँचेगी, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो वायलेट कलर होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। याद कीजिए जब हम गैस को जलाते हैं, तो जो गैस का कलर होता है, वो ब्लू कलर का होता है। बट आप बाहर की साइड जब आग लगाते हो, तो उसका कलर येलोइश या रेडिश कलर का होता है, ठीक है? तो जो ब्लू कलर होता है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जो गैस है उस पे खाना बहुत तेज़ी से पकता है इन कंपैरिज़न टू जो बाहर खाना पक रहा होता है, ओके? तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, पर यहाँ इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि वायलेट के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वहीं सबसे कम वेवलेंथ किसके पास है? वायलेट के पास है। फिर उसके बाद आता है इंडिगो, देन ब्लू, फिर आगे चले हम तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप देख सकते हो कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ओके? तो यहाँ इन टेबल से हमें एक चीज़ पता चल गया है कि मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है? मैक्सिमम एनर्जी है इंडिगो के पास, वायलेट कलर के पास, ओके? क्योंकि टेबल में सबसे ऊपर वायलेट था, वायोलेट के पास, ठीक है? और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन-सी लाइट कवर करती है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने वाली जो लाइट है, दैट इज़ रेड लाइट।
इसीलिए जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं या फिर आपका ट्रैफिक सिग्नल होता है या जितना भी खतरे का निशान होते हैं, उसे रेड कलर से बनाया जाता है। क्यों रेड कलर से बनाया जाता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है, वो सबसे ज़्यादा दूर से दिखाई दे सकता है, ठीक है? और जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो गैस होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। किस लिए इस कलर का होता है? ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर सके खाने को, खाना और जल्दी पक सके, ठीक है? तो ऑर्डर हमारा जो था वो ये था विबग्योर। जहाँ पर इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ऊपर से नीचे अगर हम कलर्स में आए, तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है, वेवलेंथ इंक्रीज़ और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वैसे-वैसे वेवलेंथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है एंड ऊपर से नीचे आते जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है जाती है। इसका मतलब ये कि रेड के पास सबसे कम एनर्जी है, पर इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वॉयलेट के पास सबसे कम वेवलेंथ है, बट इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो ये हमें इस टेबल से समझने को मिलता है। इसलिए जब आप देखेंगे कि जब व्हाइट लाइट प्रिज़्म से पास होती है, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो मुड़ने वाला कलर है और सबसे लीस्ट बेंड होने वाला कलर है। सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला कलर जो हमें मिलता है वो है वायलेट और सबसे लीस्ट जो बेंड होता है वो कलर है रेड। इसका रीज़न भी यही है कि वायलेट के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है और रेड के पास सबसे कम एनर्जी होती है, ठीक है? और बाकी सब उनके बीच में आते हैं। तो ये टेबल बहुत अच्छी टेबल थी, हमें वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टेबल से हमने सीखा कि हमें क्या कि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वायलेट कलर के पास होती है और सबसे ज़्यादा दूरी तक रेड कलर जा सकता है। हमें यही दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, इसी से और क्वेश्चंस निकल के आएँगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से ही अभी हम बात करते हैं। डिस्पर्शन टेक प्लेस बिकॉज़ ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड। डिस्पर्शन किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि लाइट की जो दूसरे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट के अंदर जो दूसरे कलर्स होते हैं, हर एक कलर की अलग-अलग स्पीड होती है एंड बिकॉज़ अलग-अलग स्पीड होती है, तो वो अलग-अलग क्या करेंगे? बेंड करेंगे। रिफ्रैक्शन में हमने यही सीखा था कि वो बेंड लाइट क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट-डिफरेंट स्पीड हो जा रही है, तो क्या होता है? ये कलर अपने 7 कलर्स में टूट जाते हैं। व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बदल जाएगा डिफरेंट कलर के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे डिपेंड करता है इसीलिए एंड वो डिफरेंट स्पीड प्रोड्यूस करता है लाइट के लिए। आगे, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है? और ये हमारी व्हाइट लाइट है। ये जैसे ही पहले प्रिज्म से टकराती है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी क्योंकि बाहर एयर है, अंदर ग्लास है। तो क्या हो जाएगा? ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी और ये ऐसे आगे बढ़ेगा। डिफरेंट कलर इज रिफ्रैक्टेड और डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल। इसके अंदर जितने भी कलर्स होंगे वायलेट से लेकर रेड तक, वो सारे के सारे यहीं पर ही टूटना शुरू कर जाएंगे। अलग अलग एंगल पे क्या हो जाएंगे? वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। Thus the dispersion or splitting of white light into constituent color take place। तो इसकी वजह से क्या होगा? व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इस चीज की वजह से ये फिनोमिना यहाँ पर होगा। मैं अलग अलग कलर्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो व्हाइट लाइट क्या होगी? पहली बार ही रिफ्रैक्ट होने के बाद
अलग अलग कलर्स में टूट जाएगी बिकॉज उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। एंड देन जब इस सरफेस से वो टकराएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी वापस से। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब लाइट की रे ग्लास में आएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट इन ग्लास। अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम। जो वायलेट लाइट है उसकी स्पीड मिनिमम होगी और रेड लाइट की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट बढ़ जाएगा रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ रेड से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, स्पीड किसमें, एयर में या वैक्यूम में, तो हम इसको सीधा लिख लेते C/V। वायलेट की स्पीड मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वायलेट का। एंड रेड की स्पीड मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, रेड कलर का। ओके, बट स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि म्यू किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, जिससे साइन आर की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, साइन आई अपॉन म्यू। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बाहर आई एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ और अंदर की साइड आर एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ। तो 1 इंटू साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। ये स्नेल्स लॉ से हमें पता चलता है। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। यही चीज लिखी है हमने। या फिर साइन आर को अगर देखा जाए तो साइन आर किसके इक्वल होगा, साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, यहां पर यही बात लिखी गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। Therefore, the angle of refraction is minimum for the light of violet and maximum for the light of red color। ठीक है, प्रिज्म से जब लाइट बाहर की साइड आ रही होती है तो सबसे कम बैंड वायलेट कलर होता है, वहीं सबसे ज्यादा बैंड रेड कलर होता है। इसका मतलब यही है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो साइन आर है वो किसके लिए मिनिमम होगा, वायलेट के लिए मिनिमम, एंड रेड कलर के लिए क्या होगा, मैक्सिमम। तो रेड कलर की वेवलेंथ भी ज्यादा है और वो डाइवर्ट भी सबसे ज्यादा होता है, अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट भी सबसे ज्यादा होता है रेड कलर। द वॉयलेट इज डेविएटेड द मोस्ट एंड रेड इज डेविएटेड द लीस्ट। ठीक है, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है अपने पाथ से एंड रेड कलर डेविएट का होता है, सबसे कम डेविएट होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कलर इन द स्पेक्ट्रम डू नॉट हैव एनी शेप शार्प बाउंड्रीज। जो कलर होते हैं ये स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम का मतलब यही 7 कलर विबग्योर, इनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि ठीक है इतना रेड ही चल रहा है, इतना इंडिगो ही चल रहा है, इतना ब्लू ही चल रहा है। इनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ओके, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर आप एक प्रिज्म लो तो हमें पता चल रहा है कि वाइट कलर इसमें डालते ही 7 कलर्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर 7 कलर्स को प्रिज्म के अंदर डाला जाए तो आप देखोगे कि प्रिज्म के अंदर जाने के बाद आपको एक वाइट लाइट वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ओके, वाइट लाइट आपने डाली और आपको 7 कलर्स दिखने लगे एंड अगर आपने 7 कलर्स को ही प्रिज्म में डाल दिया तो आपको क्या होगा,
व्हाइट लाइट दिखने लग जाएगी। ओके, हमने क्या किया, व्हाइट लाइट प्रिज्म में डाली, इस P1 प्रिज्म में डाली हमने। P1 प्रिज्म में डाली तो क्या हुआ, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट गई। बट हमने एक और प्रिज्म यहाँ पर सेटअप किया एंड इन 7 कलर्स को हमने P2 प्रिज्म में डाला, तो हमने देखा क्या कि ये जो 7 कलर्स है फिर से जुड़ के व्हाइट लाइट बन गए। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रिज्म P1 एंड P2 ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम रिफ्रैक्टिव एंगल ए, प्रिज्म का एक एंगल होता है ए, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये एंगल प्रिज्म बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। सनलाइट फ्रॉम द नैरो स्लिट एस फॉल ऑन द फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है, सनलाइट हमने पहले प्रिज्म में डाली विथ इट बेस डाउनवर्ड, इसका जो ये बेस है ये डाउनवर्ड्स है, एंड गेट डिस्पर्स्ड इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर, तो क्या हुआ, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट गई। बट हमने फिर क्या किया, एक P2 प्रिज्म लिया बिल्कुल सेम P1 की तरह, बस उसका बेस को उल्टा कर दिया, तो क्या हुआ, ये 7 के 7 कलर्स इस प्रिज्म के अंदर गए एंड हमें व्हाइट लाइट मिल गई। नाउ दिस डिस्पर्स्ड लाइट फॉल ऑन द सेकंड प्रिज्म P2, ये कहा गया है कि वो जो 7 कलर्स वाली लाइट थी, जो डिस्पर्स्ड लाइट थी, उसको प्रिज्म P2 में हमने डाला, जिसका बेस क्या था, अपवर्ड था, ठीक है, सो दैट इज डेविएटेड फ्रॉम लाइट अपवर्ड। ये उसका डायग्राम है, हमने एक छोटा सा स्लिट है, छोटा सा छेद है, वहां से व्हाइट लाइट प्रिज्म में डाली, तो प्रिज्म से क्या हुआ, हमें 7 कलर्स मिल गए। फिर हमने क्या किया, इन 7 कलर्स को दूसरे प्रिज्म में डाल दिया एंड जो दूसरा प्रिज्म था उसका बेस अब ऊपर की साइड हमने रखा, तो क्या हो गया, अब ये 7 कलर्स से कंबाइन हो गए एंड हमें व्हाइट लाइट वापस मिल गई। तो इस चीज से क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि व्हाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर्स होते हैं, ये सातों के सातों कलर्स अपनी अपनी स्पीड में चल रहे होते हैं और इकट्ठा होकर व्हाइट लाइट बनाते हैं। ओके, इस चीज से ये समझ में आ रहा है हमें। It is found that light coming out of second prism P2 is white and is in direction parallel to the direction light incident. Okay, इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हुई थी, फिर 7 कलर्स में बट गई, फिर दूसरे प्रिज्म से गई एंड जब निकली तो उसका जो डायरेक्शन था और इसका जो डायरेक्शन था, ये क्या, ऑलमोस्ट पैरेलल था। अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जा रही होती, प्रिज्म लगने की वजह से ये लाइट अब ऐसे जा रही है, बट ये दोनों लाइट्स की अगर लाइंस को हम देखें तो ये पैरेलल ही है, यहां से हमें ये पता चलता है। ओके, इन फैक्ट द टू प्रिज्म P1 एंड P2 कंबाइन इफेक्टिवली एंड एक्ट एज अ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। अगर आप देखें, ये प्रिज्म है पहला, सॉरी ये पहला प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है, P1 प्रिज्म एंड P2 प्रिज्म को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि एक तरीके से ये कुछ ग्लास स्लैब जैसा बन गया। एंड हमने ग्लास स्लैब में देखा ही था कि एक वाइट लाइट, एक लाइट जब आती है वो अपने डायरेक्शन से बेंड होती है एंड जब वो वापस निकलती है तो उसकी जो, अगर लाइट की ओरिजिनल पाथ से जो डेविएटेड पाथ है उसको अगर देखा जाए तो वो दोनों पैरेलल ही है। तो ये दोनों प्रिज्म एक तरीके से ग्लास स्लैब की तरह वर्क कर रहे हैं, ग्लास स्लैब, ठीक है, ये दोनों प्रिज्म ग्लास स्लैब की तरह वर्क कर रहे हैं, बस हमने डिफरेंस क्या लाया, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रख दी एंड उस डिस्टेंस में हमें पता चला कि लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दिस शो दैट प्रिज्म P1
सिंपली डिस्पर्स द वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। बहुत सही बात बोली है कि इस चीज से हमें पता चलता है कि जो पहला प्रिज्म था P1, उसने सिंपली क्या किया, व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ दिया। एंड जो प्रिज्म P2 है, उसने क्या किया, उसने रिकम्बाइन कर दिया इन 7 कलर्स को एंड फिर से क्या किया, व्हाइट लाइट को फॉर्म कर दिया। तो प्रिज्म P1 क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ दे रहा है। तो प्रिज्म P1 को बोलते हैं डिस्पर्सिंग प्रिज्म, क्योंकि वो लाइट को डिस्पर्स कर दे रहा है। और प्रिज्म P2 क्या कर रहा था, 7 कलर्स को रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट बना दे रहा था। तो प्रिज्म P2 को बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। ओके, सो ये प्रिज्म के बारे में व्हाइट लाइट के साथ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तक हमने डिस्पर्शन के बारे में समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन में क्या हो रहा था, लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रही थी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होगा, जो लाइट पार्टिकल है वो किसी टाइनी मॉलिक्यूल से टकराए और अपनी डायरेक्शन उसने चेंज कर ली। इसी फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इसकी डेफिनेशन देखिए। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ टाइनी पार्टिकल, जब लाइट फॉल होती है किसी टाइनी पार्टिकल में, देन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस एंड द लाइट स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लाइट आई, उसको एक टाइनी पार्टिकल मिला, तो ये लाइट बीम क्या होगी, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी। और इसी स्प्रेडिंग को बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने सिंक पे गए, आपने वाटर का टैप ऑन किया एंड नीचे की साइड एक छोटा सा मटेरियल रख दिया, तो पानी क्या होगा, पानी चारों ओर डायरेक्शन में फैलना शुरू कर जाएगा उस मटेरियल से। तो वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। लाइट रे जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट टाइनी पार्टिकल से टकराती है तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या एंड इसको और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो ये 7 कलर्स हैं हमारे पास व्हाइट लाइट में। और इन 7 कलर्स में से आपको ये भी पता है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा डेविएट होता है, कौन कम डेविएट होता है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी है, जिस कलर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है वो है वायलेट। इस कलर के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी, बट इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, मिनिमम वेवलेंथ। एंड इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सबसे ज्यादा अपने पाथ से डेविएट होता है। सबसे ज्यादा अपने पाथ से डेविएट होता है। तो जब कोई व्हाइट लाइट किसी छोटे पार्टिकल से टकराती है तो जो ज्यादातर कलर होते हैं वो तो वैसे के वैसे पास हो जाते हैं। इंडिगो भी क्या है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो वो पास हो जाता है। बट ब्लू एक ऐसा कलर है जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। ओके, सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर्ड होता है, ब्लू कलर से स्कैटर्ड होता है। इसीलिए क्या होता है, सन की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सारे पार्टिकल से टकराती है एंड आप देखते हो कि हमारा पूरा का पूरा जो आसमान है वो नीले कलर का हो चुका है। उसका रीजन यही है कि जो व्हाइट लाइट है उसमें ये 7 के 7 कलर्स तो हैं, बट इन 7 कलर्स में से सिर्फ ब्लू ही वो कलर है जिसकी एनर्जी, वेवलेंथ और एंगल इतना होता है कि वो इजीली पार्टिकल से डाइवर्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा हमें हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर ही दिखाई देता है।
तो यहाँ पर ये लिखा गया है स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर्स मेनली ब्लू लाइट। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, इसलिए हमें हर जगह ब्लू कलर ही दिखाई देता है। आगे चलते हैं। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। माइक्रो पार्टिकल से मिलके बनने वाला कोई भी लिक्विड फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, ट्रू सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में होता है। पार्टिकल साइज, उनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। एंड अगर आप कोई लाइट बीम को ट्रू सॉल्यूशन से निकाले तो वो क्या होती है, इसका पाथ जो है हमें दिखाई नहीं देता। बट कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं जिसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसमें अगर हम लाइट को पास कराएं तो वो विजिबल हो जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ उसका विजिबल होता है, बट ट्रू सॉल्यूशन में नॉट विजिबल होता है। ठीक है, ओके। तो रेले एक साइंटिस्ट का नाम था। रेले ने प्रूव किया कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के 4th पावर्स के, वेवलेंथ की पावर 4 के। तो इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा छोटा वेवलेंथ होगा, लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि खाना बहुत तेज़ी से पक जाता है जब हम गैस पे पकाते हैं, बिकॉज़ जो हम एनर्जी दे रहे होते हैं, वो ब्लू लाइट की एनर्जी दे रहे होते हैं एंड ब्लू लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड बिकॉज़ ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है, उसकी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी या एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये चीज़ रेले नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रूव करी थी। और बिकॉज़ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये कि स्कैटरिंग भी उन्हीं स्पेसिफिक लाइट की बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो ब्लू कलर है, उसकी वेवलेंथ छोटी होने के बाद भी हमारे पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। देन हमने टॉपिक शुरू किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे एंड अब हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। थैंक यू।